स्वागत है दोस्तों आप लोगों का ISPCS सक्सेस चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अभी मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है तो सभी को बुखार खांसी है, तो इससे बच के रहिए। बाहर के खाना खाने से बचिए और पानी ठंडा कम पीजिए, उसको थोड़ा सुसुम करके पिया कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार नेशनल और प्लस इंटरनेशनल। इसमें बिहार का जो है 27 से 29 मार्च का जो भी करेंट अफेयर्स है और उन्हीं बीच में इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक करेंट अफेयर्स का, हम उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसका MCQ आपको अगले दिन मिल जाएगा। PDF आपको लिंक में टेलीग्राम चैनल दे दी है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारा का सारा PDF मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बिहार नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स। चलिए ठीक है। पहला टॉपिक हमारा कला और संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार ने एक घोषणा किया है, जो कई दिनों से काम उस पर चल रहा है। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि स्थल है बांसघाट में, और उसके बीच एक थीम पार्क स्थापित की जाएगी, उससे संबंधित न्यूज है। बिहार में गौरव पार्क की स्थापना होगी, और वो कहाँ होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि जो स्थल जो बांसघाट में है और JP गंगा पथ के बीच किया जाएगा, जहाँ 10 एकड़ जमीन पर यह निर्माण किया जाएगा और जमीन अलॉट कर दिया गया, काम शुरू हो गया है। इसमें क्या क्या रहेगा? बिहार की जो भी महान विभूतियाँ हैं उससे संबंधित चर्चाएं इसमें की जाएगी, जैसे आर्यभट्ट, चाणक्य, महान अशोक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बाबा दशरथ माझी आदि जो महान व्यक्ति है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, जो भी व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं की जाएगी, उनके बारे में लिखा जाएगा क्या थे, इन्होंने क्या काम किया। और स्थापत्य कला में जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भी पुरातन विश्वविद्यालय, उसके बारे में यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी चित्र के द्वारा। साथ ही धार्मिक स्तूप, मंदिर और मकबरों के बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा और उसको दर्शाया जाएगा। ठीक है, और इसी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में एक स्मारक स्थल जो है, उसकी जो स्मारक स्थल वहीं पर एक भव्य स्मृति बनाई जाएगी उनके याद में। और याद रखें, मरीन ड्राइव के किनारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। ये पारित कर दिया गया और स्थान मरीन ड्राइव के किनारे है, और एग्जैक्ट स्थान क्या है अभी उसकी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, इसको स्टैचू ऑफ विजडम नाम दिया गया है। नेक्स्ट खबर है टिकुली कला। टिकुली कला को अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल लगेगा ये मधुबनी कला की तरह है। वो बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक है, थोड़ा सा फर्क है उसमें डॉटेड, और थोड़ा सा इसमें डॉटेड हल्का बड़ा और छोटा रहता है। ठीक है, टिकुली कला पर हाल ही में जो समारोह हुआ था, जो है अपना जो बिहार संग्रहालय है, याद रखें बड़ा वाला जो बिहार संग्रहालय है, उसमें टिकुली कला पर कार्यशाला आयोजन किया गया था 4 दिवसीय, जो 3 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है ना, 5 दिवसीय 3 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें ये कहा गया है कि टिकुली कला जो है बिहार की, खासकर पटना की जो है धरोहर है, पटना की पहचान है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि टिकुली कला का विकास जो मुख्य रूप से पटना में ही हुआ है, और यह शहरी एवं इसकी जो विशिष्ट संस्कृति है उसकी पहचान है, उसके बारे में बताया जाता है। कभी भी पटना गांधी मैदान में कोई स्टॉल लगेगा, आप जाइएगा तो कला वाला सेक्शन में जाइएगा तो आपको टिकुली कला का प्रदर्शन मिल जाएगा, जहाँ पर उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि उसका चित्र कैसा कैसा है। ठीक है, याद रखें टिकुली कला पर एक समारोह आयोजन हुआ था, बिहार म्यूजियम में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जो बहुत ही चिंतित करने वाले हम लोगों के लिए जो टॉपिक है और सतर्क रहना है। हाल ही में एक रिसर्च किया गया है नेपाल, भारत और दक्षिण कोरिया के साथ मिल करके। भागलपुर और उसके जो सहायक नदियां हैं एक दो, उसमें आर्सेनिक की मात्रा जो है सामान्य मात्रा से बहुत अधिक पाई गई। सामान्य मात्रा जो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है, लेकिन इसमें इससे जो 50 ppb अधिक पाई गई, जिसको पीना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। गुर्दे खराब हो सकते हैं, लिवर खराब हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, और खासकर इससे जो फसल वगैरह भी नष्ट हो सकते हैं। पशु पक्षी जो पिएंगे उसको भी हानि होगा, और नहाने जाएंगे तो हमें भी हानि होगा। तो ये कौन कौन इसमें क्या किया और क्या किया है जो बताते हैं। देखिए, एक शोध किया गया नेपाल की यूनिवर्सिटी है दक्षिण कोरिया की, और बिहार की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर। उन्होंने शोध किया तो पाया कि गंगा की जो भागलपुर में जो है उसकी तलहटी में आर्सेनिक की मात्रा कहीं अधिक है। मूल रूप से 0.05 mg पर एल होना चाहिए, पर लीटर होना चाहिए, जबकि यहाँ जो है सबसे अधिक पाई गई है जो 50 ppb पाई गई। आर्सेनिक को ppb में मापते हैं, ठीक ना, इतना पाई गई है। और गंगा की एक सहायक नदी जमुनिया है, जमुनिया में भी नदी के सैंपल लिए गए, जहाँ पर बहुत काफ़ी मतलब मात्रा में आर्सेनिक पाया गया है। अब देखते हैं कितने जगह का सैंपल लिया गया, कितने जगह खतरनाक स्तर पर है, कितने जगह लेवल ठीक है और कितने जगह पर लेवल कुछ मात्रा में। ठीक है, तो इन शोधकर्ताओं ने 27 इलाकों का पानी का सैंपल लिया
और उसको इकट्ठा किया और अपनी रिपोर्ट जांच की। रिपोर्ट में ये कहा गया कि 6 स्थलों पर, जो जमुनिया और गंगा नदी है उसके 6 स्थलों पर आर्सेनिक की मात्रा जो मानक मात्रा से 55 ppb तक अधिक है। याद रखिए 55 ppb तक है, यानी उससे अधिक है। 4 स्थल पर जो है पानी जो है वहाँ का स्तर बहुत खतरनाक लेवल पर है, बहुत डेंजरस लेवल पर है, 55 से भी अधिक हो चुका है वहाँ पर, इसको छूना भी हानिकारक है। 7 स्थान या 7 स्थलों का पानी जो है अभी भी बेहतर है, जहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा जितनी डिमांड है उतनी है, उससे कम ही है। ठीक है। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में तिलका-माझी यूनिवर्सिटी के साथ नेपाल और दक्षिण कोरिया के विश्वविद्यालय मिलकर के किया है। एक इसे आपका स्ट्रैटेजी के में एक और आ जाएगा, पूछ सकता है कि आर्सेनिक के मापने को यंत्र को क्या कहते हैं। एक यंत्र है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से जल में उपस्थित आर्सेनिक की मात्रा का माप करते हैं कि इसमें कितनी मात्रा है। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग ध्यान में रख लें, क्योंकि ये आप मेंस में लिखेंगे वहाँ भी आपको काम आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्लस स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ जाएगा, उसमें आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, 27 इलाके का सैंपल लिया गया, कौन कौन से यूनिवर्सिटी से, नेपाल, दक्षिण कोरिया और बिहार के, तो इसको याद कर लीजिएगा। सामान्य जल में आर्सेनिक की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, इसको याद रख लें। और आर्सेनिक को मापते हैं जल में, उसकी मात्रा का, उसके मीटर का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर। ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोन नहर और सौर ऊर्जा। देखिए हाल ही में बिहार सरकार ने कहा है कि सोन नहर का जो तटबंध है उस पर नया तटबंध बनाया जाएगा और उस पर जो है 10 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया जाएगा और इसको मंजूरी भी दे दी गई है। और यह जो 80,000 वर्ग फुट भूभाग पर रहेगा और यह ग्रीन एनर्जी का काम करेगा। अब इसे संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। सोन नहर आ गई है, सबसे पहले आपके जेहन में आएगा सोन नदी। देखिए सोन नदी है जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला में एक जगह अनूपपुर जिला है जहाँ अमरकंटक की पहाड़ी है, मकाल पर्वत श्रृंखला है, वहां से सोन नदी निकलती है। ठीक है, सोन नदी वहां से निकल करके कुल जो है मतलब 784 किलोमीटर की दूरी तय करके पटना के समीप मनेर के निकट आकर के, दानापुर के निकट कहिएगा, आकर के गंगा से आकर के वह मिल जाती है। इसमें बिहार में इसकी लंबाई लगभग 202 किलोमीटर है। ठीक है, और यह जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अपना झारखंड हो करके फिर बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में जो यह है रोहतास में प्रवेश करती है, याद रखिए बिहार में रोहतास में प्रवेश करती है और वहां से होते हुए निकलते हुए फिर औरंगाबाद होते हुए आ जाती है, फिर कहाँ, पटना और गंगा में समा जाती है। ये याद रख लें आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बांस क्लस्टर। देखिए बिहार सरकार हाल ही में बांस पर जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे पहले भी बांस का कर्कलेप किया गया था मीठापुर में, तो बिहार सरकार ने अब कहा कि बांस को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर की स्थापना की जाएगी और उसकी स्थापना जो कोसी क्षेत्र में मधेपुरा जिला में किया जाएगा। याद रखिए बम्बू क्लस्टर की स्थापना मधेपुरा में किया जाएगा। रीजन कौन है, कोसी क्षेत्र है। इससे क्या होगा, स्थानीय रोजगार डेवलप होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, स्किल जो बांस क्लस्टर संबंधी स्किल है ग्रामीणों को मिलेगा और खासकर महिलाओं की भी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी इससे। याद रखें बांस क्लस्टर का स्थापना मधेपुरा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आईवीएफ से संबंधित एक बहुत ही मतलब सफल प्रयोग आया है कि आईवीएफ तकनीक से पहली साहिवाल बछिया। याद रखिए पहली मतलब बछिया नहीं है, गाय की बच्ची नहीं है, साहिवाल। गाय में कई प्रजाति, मुर्रा है, सुत्ती है, कई भैंस की भी होती है, जर्सी है, देसी है, साहिवाल है, सारे होते हैं। तो साहिवाल जो बछिया है आईवीएफ से उसका जो जन्म दिया गया, उसको जो जन्म प्रोसेस कराया गया है, पहली बार कराया गया। याद रखिए इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा है, उन्होंने आईवीएफ तकनीक के जरिए साहिवाल नस्ल की बछिया को जन्म दिलाने में सफलता प्राप्त की है। और यह सबसे बड़ी बात यह है, यह पूर्वी भारत का पहला संस्थान, पहला इंस्टीट्यूट बन गया है यह उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। याद रख लें पूर्वी भारत का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है। ठीक है, समस्तीपुर में यह स्थित है। प्रथम चरण में वैज्ञानिकों ने 4 साहिवाल बछियों को जन्म दिलाने में सफलता प्राप्त की। याद रखिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम चरण में वैज्ञानिकों ने कितने साहिवाल बच्चियों को जन्म दिलाया, 4 को, और यह पूर्वी भारत का पहला संस्थान बन गया। ठीक है, यह समस्तीपुर में पूसा विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शासन एवं आपदा प्रबंधन से। देखिए अभी हम लोग एक तरीके से आपदा झेल रहे हैं, है ना, ऐसे गैस की किल्लत है, ईंधन की किल्लत है बहुत ज्यादा, कुछ दिनों में हो सकता है एक और ज्यादा किल्लत बढ़ जाए।
क्योंकि जब तक युद्ध समाप्त ना हो जाए, समर्पण न कर दे कोई, ये कुछ नहीं हो सकता है। तो बिहार सरकार ने इसके मद्देनजर क्या देखा है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की स्थापना की, ठीक है। और बिहार के जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, उसकी अध्यक्षता में यह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मतलब स्थापना की। यह क्या करेगा कि पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व में जो युद्ध हो रहा है उससे संबंधित जो क्या क्या नुकसान हमें हो रहे हैं, बिहार में क्या हो रहे हैं, गैस की किल्लत कितनी है, तेल की किल्लत कितनी है, इसकी कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, जो भी समस्या है उससे संबंधित यह डेटा तैयार करेगा, ये उपाय तैयार करेगा। और साथ ही इन मध्य पूर्व में जो भी बिहार के वासी फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए एक अपना कार्यक्रम चलाएगा और उसको वहां से निकालने की कोशिश करेगा। और इसमें जो है 12 विभाग के सचिव एक साथ काम करेंगे। प्रत्यय अमृत के अध्यक्षता में टीम बनाया गया है। मूल रूप से जो क्राइसिस अभी हम लोग झेल रहे हैं एलपीजी का और ईंधन का, उससे संबंधित बिहार में जो भी काम है यह अभी करेंगे, ताकि आने वाले दिन में इसका बुरा प्रभाव पड़े तो उसको कैसे रोका जा सके, इससे संबंधित डेटा अपना इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गॉफकॉन 2026। यदि आप अभी गांधी मैदान से गुजरेंगे मोरिया होटल के बाजू होकर के, तो वहाँ इसका बैनर लगा हुआ है गैफकॉन 2026। ये जो हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, जिसको ऑर्थोपेडिक कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, ये उसका राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। तो पटना के मोरिया होटल में ग्लोबल ऑर्थोपेडिक फोरम द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह 27 से 29 मार्च तक चला और देश भर के लगभग 600 हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इसमें शामिल हुए और उस पर सारी जानकारी दी गई है। मैंने आपको रख दिए, कहीं बदकिस्मती से कहीं पूछ दिया जाए। नेक्स्ट है रैंकिंग से संबंधित जो एजुकेशन सिस्टम में रैंक क्या है, ये वह जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो नेशनल लेवल का आपका प्रश्न आ जाएगा। ऐसा चलते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हाल ही में अपना रैंक जारी किया, जिसमें प्रथम स्थान पर एमआईटी मत इधर समझ लीजिएगा, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो यूएसए का, ठीक है ना, याद रखिएगा यूएसए का है। और यह लगातार 14 वर्षों से प्रथम स्थान पर काबिज है, याद रख लीजिए। इसमें एक कहा गया है कि बिहार की जो जिंदल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उसके लॉ स्कूल को, याद रखिए सिर्फ लॉ स्कूल को, विश्व में 35वां 35 स्थान मिला है। और यह किसी भी भारतीय लॉ स्कूल को अब तक जो प्राप्त होने वाला सर्वोच्च रैंक मिला है, याद रखें। लॉ स्कूल के रैंकिंग में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जो है लॉ स्कूल है उसको 35वां स्थान मिला है विश्व में। ओवरऑल इंडिया में प्रथम स्थान पर कौन रहे वो देख लेते हैं। इंडिया से लगभग पूरा का पूरा जो है 54 संस्थान इसमें जगह बनाया है, जिसमें इंडिया में प्रथम स्थान पर रहे हैं आपको अपना आईआईटी दिल्ली, जो विश्व में 123वें स्थान पर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइएगा आईआईटी बम्बे, जो भारत में दूसरे स्थान पर है, तो विश्व में 129वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास तीसरे स्थान पर है भारत में, विश्व में 180वें स्थान पर है। आईआईटी खड़गपुर चौथे स्थान पर है, तो विश्व में 215वें स्थान पर है। आईआईएससी बेंगलुरु जो साइंस के लिए जाना जाता है, ये भारत में 5वें स्थान पर है, विश्व में 219वें स्थान पर है। याद रख ले, आप लोग इसका क्रम याद रख लीजिएगा, सदाने के लिए आपको पूछ सकता है। टॉप 5 है जो हमारा यूनिवर्सिटी या संस्थान कह दे, उसको याद कर लीजिए, ये टॉप 5 है। आईआईटी दिल्ली प्रथम स्थान पर है, याद रख ले, और विश्व में 123वें स्थान पर है। नेक्स्ट टॉपिक है दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्गो बुलेट ट्रेन। देखिए, हम लोग हाई स्पीड बुलेट ट्रेन तो पढ़े थे, लेकिन यह दुनिया की पहली कार्गो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो जापान द्वारा चलाया गया, उस ट्रेन का नाम है फ्रेट शिंकानसेन, है ना। और यह जापान चलाया गया, जिसका JR ईस्ट द्वारा संचालित है, ईस्ट जापान रेलवे कंपनी चला रही है। यह 23 मार्च 2026 को इसका जो है सेवा शुरू किया गया, व्यावसायिक सेवा। यह जो है ट्रेन में जो है, ट्रेन मॉडल जो है E3 सीरीज शिंकानसेन लगाई गई है। इसमें यात्रा जो है, यात्री ट्रेन से पूरी तरह जो है बदल गया है, मतलब यात्री जो ट्रेन था उसको हटा करके क्या कर दिया गया, कार्गो ट्रेन बना दिया गया है। इसकी स्पीड अधिकतम जो है अभी 275 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन स्रोतों का कहना है कि ट्रैक की क्षमता के अनुसार इसकी स्पीड और जो बढ़ाई जा सकती है, मतलब ये इससे अधिक और बढ़ सकती है, और 275 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। थोड़ा और जान लेते हैं। यह जो है मोरियोका से टोक्यो के बीच चला है, ठीक है ना, मोरियोका से टोक्यो के बीच ये चला है। इसमें 7 कोच है और सभी जो मतलब कार्गो है। लगभग 1000 बॉक्स, या इसमें 1000 बॉक्स है, याद रखिए, छोटे छोटे बॉक्स बैगन होते हैं, 1000 बॉक्स है। और यह जो है
17.4 टन माल ले जा सकती है। 1000 बॉक्स, जो 7 कोचों में 1000 बॉक्स रख करके 17.4 टन माल हम ले जा सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जापान में जो है लॉजिस्टिक क्राइसिस ज़्यादा है ट्रक ड्राइवरों की। उस समस्या का समाधान करने के लिए जापान सरकार ने ये अपना तोड़ निकाला है। विश्व का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाया गया है। ठीक है, याद रख लें। कोई हाई स्पीड बुलेट कार्गो ट्रेन है। आखिरी टॉपिक हमारा, देखिए, जल जीवन मिशन हाल ही में सुर्खियों में रहा। हाल ही में सुर्खियों में इसलिए रहा कि जल जीवन मिशन की जो भारत सरकार की सफलता के दर को देख करके श्रीलंका सरकार इसके जांच के लिए यहाँ आई ताकि वो अपने आप को अडॉप्ट कर सके। श्रीलंका के एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचे। इस दल का उद्देश्य था कि भारत में जल जीवन मिशन और स्वच्छता भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण, उसका अध्ययन करना और उससे सीखना ताकि हम अपने यश को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, हाल ही में श्रीलंका की टीम आई थी। आज आइए जानते हैं कि जल जीवन मिशन क्या है। इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसको आप लोग याद रख लें। ठीक है, इस मिशन में प्रमुख 5 जो है टीम खंबे है या स्तंभ है या 5 इसके आधार है, ऐसा आप लोग रख लेंगे। ठीक है, 5 आधार उसके कौन कौन है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। क्या कहना है कि शीर्ष स्तर से प्रशासनिक और राजनीतिक समर्थन इस पर बहुत जरूरी है ताकि इसका विकास हो सके। दूसरा है पर्याप्त सार्वजनिक वित्त पोषण, पर्यावरण के हित में वित्त पोषण सार्वजनिक मात्रा में होना चाहिए। तीसरी है साझेदारी, विभिन्न हितधारक, एनजीओ हो, सरकारों, सबकी हितधारी इसमें जरूरी है। चौथा है जन भागीदारी और 5वां है ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय। ये 5 स्तंभ आप लोग रट ले कि जो ये जल जीवन मिशन का, आप लोग ऐसे नहीं पूछ सकता है कि जल जीवन मिशन शुरू कब किया गया। पूछ सकता है इनके 5 स्तंभ दे देगा, इनमें से कौन इसका स्तंभ नहीं है। ये पूछ सकता है इनमें से कौन से देश हाल ही में जल जीवन मिशन की जो है अध्ययन के लिए भारत आया था। ठीक है, श्रीलंका आया था। इसके 5 स्तंभ है। ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को। इतना आप लोग जहन में जान लें। जाते जाते एक लास्ट आपको खबर बता देते हैं। फिल्म थिएटर इंटरनेशनल से है। देखिए, अभी तक जो मतलब समारोह जो होता था, ऑस्कर जो फिल्म की सबसे बड़ी जो मानी जाती है अवार्ड, ऑस्कर है ना, ऑस्कर अभी तक डॉल्बी थिएटर जो यूएस में है, हॉलीवुड में है, वहाँ पर आयोजन इसका किया जाता था। लेकिन अब कहा गया है, ऑस्कर की जो समिति है उनका कहना है कि साल 2029 से अब ऑस्कर का समारोह जो है यहाँ पर नहीं होगा। वहाँ पर एक जगह है, लॉस एंजल्स में जगह है पिकॉक थिएटर में अब जो 2029 से यह समारोह होगा। और वहाँ पर जो होने वाला यह समारोह होगा 101वां यानी 101वां संस्करण जो है 2029 में होगा, पिकॉक थिएटर में होगा। ठीक है, और यह जो लॉस एंजल्स में स्थित है LA लाइव कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है आपका पिकॉक थिएटर, याद रख ले। और ऑस्कर का पहला संस्करण 1926 में आयोजित किया गया था यहीं पर डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड में किया गया था। ये आपके मुख्य खबर है बिहार नेशनल प्लस इंटरनेशनल सभी से। देखिए, बिहार मेनली तो मेरा ये है कि आपको बिहार का करेंट अफेयर्स हम तैयार करा दें, साथ ही इंटरनेशनल प्लस नेशनल जो भी करेंट अफेयर्स है, मतलब जो मुख्य बर्निंग करंट अफेयर्स है जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, वहीं से आपको हम इसके बारे में बताएंगे ताकि आप लोग ज़्यादा भटकना ना पड़े। और इससे संबंधित जो भी आपका PDF है, चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, आपको सारा का सारा बिहार जी के स्टैटिक, बिहार इंपॉर्टेंट जी के, एक्स्ट्रा नहीं, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना वहीं पूछेंगे। जो हिस्ट्री का आपको सेक्शन करा रहे हैं, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग वहाँ जाइए, देखिए, रिवीजन कीजिए, बस अपना रिवीजन करते रहिए। दिक्कत है आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या समझ में, आपको पूरा अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। और आप लोग देखते रहिए ISPCS सक्सेस चैनल को, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए ISPCS के साथ बने रहें।